Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQ है Which character differentiate living thing from non-living thing organism? यानी स्टूडेंट्स वो कौन सा ऐसा करेक्टर है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट करता है। So the correct option is option C. Mean they are highly organized and complex made of one or more cell and contain genetic material। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो लिविंग सेल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स है जो हमारे पास मोर या वन सेल से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें और इसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मीन क्रोमोसोम और फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। तो मेरे ख्याल से ये वही एक करेक्टर है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट करता है। एक लिविंग थिंग जो है किस चीज़ से बना होता है? सेल से। अब या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होगा या वन से ज़्यादा मोर सेल से मिलकर बना होगा। अब इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और यही डीएनए है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नंबर 2 है हमारा द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स मीन डेड रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स और वी कैन से प्लांट्स। यानी प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेनिंग्स को हम नाम देते हैं फॉसिल्स का और फॉसिल्स की स्टडी को हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। फिर पैलियोंटोलॉजी के हमारे पास टू मेन ब्रांचेस है। एक पैलियोंटोलॉजी का वो ब्रांच है जिसे हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि पैलियोंटोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। नंबर 3 है हमारा द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स इन क्रोमोसोम फॉर नोइंग द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज आर कंडक्टेड बाय। देखिए स्टूडेंट्स आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इस तरह कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे माइस के ऊपर कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है या डीएनए है। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ये किए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए होता है और डीएनए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक इनहेरिटेड मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब इसी डीएनए की वजह से हमारे पास इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं। इनहेरिटेड डिजीज़ मीन एक ऐसा डिजीज़, लेट सपोज एक डिजीज़ है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, वो मुझ में भी प्रेजेंट है। अब अगर यही डिजीज़ मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए तो हम कहते हैं कि इसमें जो डीएनए है इसने एज ए इनहेरिटेड मटेरियल काम किया और उसने जो डिज़ीज़ था वो पेरेंट्स से लेके बच्चों में ट्रांसफ़र किया। इनहेरिटेड डिजीज़ के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिसमें डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम और काइन्फ्लेंटर सिंड्रोम शामिल है। नंबर 4 है हमारा सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम फोर्क वाज फाउंड बाय विच टेक्निक। फ्रेंड्स मैंने ये फोर्क को सर्च किया तो उन्होंने कहा कि फ्लैश ऑफ पिग, यानी पिग जो खंजीर का गोश्त होता है उससे इंसुलिन बनाया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो खुदा का पता होगा। अब सिंथेटिक इंसुलिन ऐसे इंसुलिन जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाए, ठीक है, जो कि एक इंसुलिन वो होता है जो हमारे पेनक्रियास खुद बनाते हैं। इंसुलिन का काम तो आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब ब्लड में आ जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
तब एक ऐसा टेक्निक जिसके ज़रिए हम लैब में जो इंसुलिन या प्रिपेयर करते हैं, इसे हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। इसमें एक बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन एनी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता लग गया होगा कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सोशल बिहेवियर को और एक ऑर्गेनिज्म के कॉमन लाइफ को स्टडी करते हैं, इसे हम नाम देते हैं सोशल बायोलॉजी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सोशल बायोलॉजी में हम करते क्या है, सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नंबर 6 है हमारा, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हाउ मेनी आर कंसिडर्ड एज बायो एलिमेंट्स। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर 92 नेचुरल अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स है, तो इसमें हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स है जो इनसाइड ऑफ द लिविंग थिंग पाए जाते हैं वो कितने हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 16। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर ब्लेइंग परसेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। इन इंसान के ह्यूमन बॉडी मास का टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 65%। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीजन की सिंबल की बात करें तो वो है ओ, एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। ऑक्सीजन को कैरी करने वाला विद द एक्सेप्शन केस ऑफ मसल वो है हेमोग्लोबिन, यानी बकाया तमाम के तमाम बॉडी को जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो हेमोग्लोबिन करता है, जबकि मसल्स में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो मायोग्लोबिन के ज़रिए होता है हमारा, the atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This table form is called, इन इसमें डिफरेंट एटम्स जो है, देखिए ऑक्सीजन हमारे पास है एक एटम है, हाइड्रोजन हमारे पास डिफरेंट एटम है। अब ये जो एटम है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास जो चीज़ बनाते हैं उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाए H2O बनाता है और H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड्स का जिक्र किया गया है, एक है आयोनिक बॉन्ड और एक है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड हमें कैसे बॉन्ड को कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कंप्लीट नहीं अपनी तरफ खींच लिया, तो फिर इसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का। अब अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक जो है ऑक्सीजन ने शेयर किया और ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो फिर से हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। नंबर 9 है हमारा, विच वन इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। नीचे दिए गए में हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल कौन सा है। माइक्रो मॉलिक्यूल मीन हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें एटीपी हमारे पास जो है एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एमसीक्यूज बाज़ औक़ात आ जाता है कि एटीपी क्या है, तो फिर आपने ये बताना है कि एटीपी हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजीनियस बेस है और साथ साथ कार्बन नंबर 5 के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। नंबर 10 है हमारा, अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट और बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज। यानी स्टूडेंट्स, मैंने कहा देखिए अब आंखों के सेल्स अलग होंगे, अब वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आंखों की टिश्यू बनाते हैं। अब आंखों का काम क्या होता है देखना। अब अगर एक सेल का काम कुछ और होता है आंखों में और दूसरे सेल का काम कुछ और होता है आंखों में, तो फिर हम देखते कैसे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर हो और साथ साथ फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो इसे हम नाम देते हैं टिश्यू का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। है हमारा, एन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ। कोऑर्डिनेशन जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं ना, बातें वगैरह करना, तो अब एनिमल्स में जो है जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, मैं कहा यहाँ लीवर है, यहाँ पर जो है हमारी टंग है, तो अब लीवर टंग और स्टमक की आपस में कनेक्ट कैसे है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता क्या है, सिग्नल पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स और इसके ज़रिए कोऑर्डिनेशन आता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन्स शामिल हैं, हमारे ग्लैंड शामिल है। इस तरह थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायरॉक्सिन को खारिज करना। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है,
हमारे प्रोजेस्टेरॉन को खारिज करना, एस्ट्रोजन का खारिज करना। तो इसके ज़रिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, इसके ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है, यानी एक ऑर्गन जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है बाय मीन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन। इसके नंबर 12 है हमारा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेन पॉपुलेशन। ऑप्शन सी मैंने कहा कि हमारे पास एक एरिया है। अब अगर इस एरिया में सिर्फ हमारे पास फिशेस है, एक ऐसा एरिया जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्पीशी रह रहे हो, तो इसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। अब अगर इसी एरिया में डिफरेंट एनिमल्स, जिस तरह अगर मैं इस टाइम कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में मैं भी हूँ, इस कमरे में मच्छर भी होंगे, इस कमरे में मक्खियाँ भी होंगी, तो फिर ये हमारी होगी कम्युनिटी। एक्सक्यूज में 13 है हमारा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड जिस तरह मैंने आपको एक्सक्यूज नंबर 12 में बताया, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक एरिया है, अब इस एरिया में डॉग्स भी होंगे, इस एरिया में हमारे पास प्लांट्स भी होंगे, इस एरिया में ह्यूमंस भी होंगे, तो एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज शामिल हो, इसे हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 14 है हमारा अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका मैं आपको सिंपली डिफिनीशन बता देता हूँ। एन एरिया दैट इज ऑक्युपाइड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 15 है हमारा द कॉन्सेप्ट दैट वेरियस ऑर्गेनिजम्स डोमिनेटेड दिस प्लेनेट ड्यूरिंग अ वेरियस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड and this placing organism in a time sequence came from the studies of स्टूडेंट्स। हमने पहले डायनासोर्स नहीं देखे थे। ये मुमकिन है कि हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने डायनासोर देखो, जुरासिक एरिया में, मतलब जब ज़मीन वजूद में आई थी तो उस टाइम डायनासोर्स थे। तब हमें कैसे पता लगा कि शुरू में डायनासोर्स थे? वे हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलियोंटोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमने शुरू में पढ़ा था पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हमने ये कहा था कि इसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो लोग जो इसको फॉसिल्स को जाके स्टडी करते हैं, उस शख्स को हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट का। जिस तरह लंग स्पेशलिस्ट होता है, इसे हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रेन स्पेशलिस्ट को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरह वो बंदा जो फॉसिल्स को स्टडी करे उसे हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट का। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।